Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our previous topics about the committees which we studied before, आप पूछ सकते हैं. Standing committees and joint parliamentary committees. किसी को कोई दिक्कत है? Okay. So last class में हमारी थोड़ी network problem थी and we were unable to take the class properly. So let's start with this again. What do the committees of the parliament do? We studied two types of committees. First was the standing committees and the second one was the joint parliamentary committees. Okay. So we completed the JPCs and then we were heading towards the committee system, but because of bad network, we were unable to do so. So the committee system has reduced the burden on the parliament. Committee system जो उसने भार कम कर दिया है parliament का. Many important bills have been referred to the committees. कई सारे important bills जो है वो committees में introduce किए जाते हैं. The parliament has merely approved the work done in the committees with few occasional alterations. Parliament जो है वो अधिकतर इनका काम जो कमेटी कर रही है उसमें अप्रूव कर देते हैं, वो थोड़े बहुत उसके अंदर ऑल्टरेशंस करके, यानी चीजों को थोड़ा सा अपने तरीके से मोल्ड करके. Of course, legally speaking, no bill can become law and no budget will be sanctioned unless approved by the parliament. अब भले ही कमिटीज अपॉइंट कर दी गई हैं, उनको काम सौंप दिया गया है पार्लियामेंट का, लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीजन है वो पार्लियामेंट ही लेती है. लीगली देखा जाए तो कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता, कोई भी बजट पास नहीं कर सकता जब तक कि उस पर पार्लियामेंट अपना अग्रीमेंट, अपना अप्रूवल ना दे दे. But the parliament rarely rejects the suggestions made by the committees. लेकिन ये बात भी है कि पार्लियामेंट बहुत ही कम ऐसा होता है जब ये अपना सजेशन जो है वो जो कमेटी के द्वारा दिया गया है उसको रिजेक्ट करे. अधिकतर वो चीज अप्रूव हो ही जाती है. इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. समीक्षा, आई एम अनेबल टू हियर यू. प्लीज बोलिए. No, ma'am. Okay. Moving on, how does the parliament regulate itself? Parliament खुद से अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है, कैसे अपने आप को प्रॉपरली काम करवा पाती है, वो देखिए. क्योंकि हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो है वो एक डिबेटिंग फोरम है, यहाँ पे वाद विवाद बहुत ज्यादा होता है और यही इनका एक इम्पोर्टेंट तरीका है काम को करने का. काम के लिए कोई भी डिसीजन लेने होते हैं तो उस पर पहले डिस्कशन होता है. डिस्कशन जो हो रहा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और प्रॉपरली फंक्शंस को फॉलो करते हुए होना चाहिए, स्मूथली होना चाहिए, डिग्निटी के साथ में होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी किसी भी तरीके से बोला जाए. एक प्रॉपर डेकोरम में डेकोरम को मेंटेन करते हुए होना चाहिए. ठीक है. Parliament, as mentioned earlier, is a debating forum. It is through debates that the parliament performs all its vital functions. Parliament जो है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, एक debating forum है. यहाँ पे जितने भी debates होते हैं वो ये एक तरीका है यहाँ के functions को properly करने का. Such discussion must be meaningful and orderly so that the function of the parliament are carried out smoothly and its dignity is intact. अब ये जितने भी डिस्कशन है वो बिल्कुल मीनिंगफुल होने चाहिए, ऑर्डरली होने चाहिए, जिससे हम काम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं वो स्मूथली हो सके और डिग्निटी जो उसका सम्मान है वो प्रॉपरली बना रहे. The Constitution itself has made certain provisions to ensure smooth conduct of business. अब यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस तरह के प्रोविजंस लाए गए हैं जो हमारा संविधान है उसमें इस तरह के प्रोविजंस लाए गए हैं जिससे यही यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपरली हो सके, स्मूथली हो सके. The presiding officer of the legislature is the final authority in matters of regulating the business of the legislature. जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि इस तरह की जब लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जो भी व्यक्ति बैठा होता है, जो भी ये डिस्कशन कराया होता है, तो वहां पर एक व्यक्ति को बिठाया जाता है जो ये सारी चीजें प्रॉपरली करवाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है एक तरीके से. तो उसी को यहाँ पे बोला जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह. वो उसका काम ही ये होता है कि यहाँ पर वो फाइनल अथॉरिटी यानी फाइनल एक तरीके से अधिकारी वही होता है जो यहाँ पे बिजनेस जो भी किया जा रहा है, जो भी डिस्कशन किया जा रहा है लेजिस्लेचर का, वो प्रॉपरली करवा सके. ठीक है. यहाँ पे किसी भी तरह का केओस क्रिएट नहीं हो, वो उसकी जिम्मेदारी होती है.
अब आगे पढ़ते हैं। देयर इज वन मोर वे इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे एक और तरीका है जिसमें जो यहाँ के ऑफिसर होते हैं, स्पीकर जो होता है, वो कंट्रोल करता है बाकी मेंबर्स के बिहेवियर को। यू मे हैव हर्ड अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा पहले एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। नहीं सुना है तो अब अभी हम पढ़ लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कुछ पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई व्यक्ति चुना गया, ठीक है, उसको टिकट दिया गया, उसने चुनाव लड़े, वो जीता, और उसके बाद में वो उसको सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब वो कार्रवाई किस तरीके से होती है, पहले ये समझो कि वो कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। सपोज कोई व्यक्ति, उसने एक चुनाव लड़ा, एक पर्टिकुलर पार्टी ने उसको अपना टिकट दिया, वो इलेक्ट हो गया, और उसके बाद वो जब काम करने की बारी आई तो वो उस पार्टी को छोड़ने की बात कर दी। तब कौन क्या इलेक्ट, मतलब कैसे डिसाइड होगा कि क्या अब इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब जब हमें आजादी मिली थी तो उसके बाद में कई बार ये चीज जो है देखी गई थी कि कोई व्यक्ति चुने जाते थे, और फिर उसके बाद में वो इलेक्शन जीतते थे, और फिर वो उस पार्टी को छोड़ देते थे। तो अब कैसे इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए, वही चीज जो है इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आती है। एक अग्रीमेंट साइन कराया गया पार्टीज के बीच में, ठीक है, कि भाई कोई भी व्यक्ति, लेजिस्लेटर, जिसको इलेक्ट किया जाता है, एक पार्टी टिकट देती है और वो इलेक्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होगा कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन ना करे, ठीक है। वो इस पार्टी को डिफेक्ट ना करे और दूसरी पार्टी को ज्वाइन ना करे। एक अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 52nd अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट एक्ट था 1985 के अंदर, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम ही एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट रखा गया था। इसके अंदर बेसिकली यही चीज बताई गई थी। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपर्ली। There is one more way in which the presiding officers control the behavior of the members. You may have heard about the anti-defection law. Most of the members of the legislatures are elected on the ticket of some political party. What would happen if they decide to leave the party after getting elected? वही चीज कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लाया गया था। यहाँ पे मेंबर्स का बिहेवियर जो उसको कंट्रोल किया जाता है। जितने भी लेजिस्लेचर्स के मेंबर हैं, जब वो इलेक्ट होते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से, और अगर वो पार्टी को छोड़ दें इलेक्ट होने के बाद में, तो उसका जो आगे जाकर के प्रोसीजर है वो इसमें मेंशन्ड है। फॉर मेनी इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इशू वाज अनरिजॉल्व्ड। कई सालों तक ये चीज सॉल्व नहीं हो पाई थी आजादी के बाद में। Finally there was an agreement among the parties that a legislator who is elected on one party's ticket must be restricted from defecting to another party. फाइनली एक अग्रीमेंट साइन कराया गया सारी पार्टीज के बीच में। उनको बोला गया कि भाई कोई भी लेजिस्लेटर जो आपकी पार्टी से इलेक्ट हो रहा है, जिसको आप टिकट दे रहे हो, वो आपकी पार्टी को छोड़ नहीं सकता, वो आपकी पार्टी को ही ज्वाइन करे रहेगा और किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा, डिफेक्ट नहीं करेगा। An amendment to the Constitution was made, 52nd Amendment Act in 1985। एक अमेंडमेंट लाया गया हमारे संविधान के अंदर जिसका नाम दिया गया 52nd Amendment Act 1985 के अंदर था। मार्क कर लीजिएगा। This is also known as Anti-Defection Amendment। इसको एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट भी बोला जाता है। It has also been subsequently modified by the 91st Amendment। इसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा और उसको मॉडिफाई किया गया 91st Amendment के तहत। The presiding officer of the house is the authority who takes final decision on all such cases। अब इसके अंदर जो आगे जाकर के इम्प्रूवमेंट लाया गया, 91st अमेंडमेंट लाया गया है, उसमें ये बेसिकली बोला गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसके पास में ये अधिकार है कि वो इस तरह के डिसीजन जो है, इस तरह के केसेस पर डिसीजन, फाइनल डिसीजन वही लेगा। If it is proved that a member has defected, then such member loses the membership of the house। अब होता क्या है इसके अंदर, अगर माना जाए, प्रूव हो जाए कि भाई किसी मेंबर ने डिफेक्ट किया है, वो डिफेक्टेड मेंबर है, तो उसकी मेंबरशिप जो है वो रद्द हो जाती है, वो अपनी मेंबरशिप से हाथ खो बैठता है। Besides, such a person is also disqualified from holding any political office like ministership etc। अब जब उसकी मेंबरशिप ही चली गई हाउस की, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो फिर आगे जाकर के उसको जो पॉलिटिकल ऑफिस मिले हुए होते हैं, मिनिस्टरशिप हो या दूसरी ऑफिस हो, वो भी उसके हाथ से चले जाते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप लोग।
स्टूडेंट्स, किसी को दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, बाकी बच्चे जो हैं वो भी जवाब देंगे। यू डोंट हैव टू सिट ब्लैंकली इन द क्लास। अब है व्हाट इज डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? इफ अ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट Ma'am, इन you द weren't हाउस। audible a minute ago. Can you please repeat? Okay, so what should I repeat? Which paragraph you were unable to hear me? Ma'am, second. Second, as in this one. There is one more way. Ma'am, you are still not audible. What is defection? If a member remains absent in the house when asked by the party leadership to remain present, or votes against the instruction of the party, or voluntarily leaves the membership of the party, it is deemed as defection. अब defection के कुछ सर्टेन क्राइटेरिया दे रखा है कि डिफेक्शन कब माना जाता है कि किसी मेंबर को डिफेक्टेड मेंबर की तरह बताया जाएगा। उसका ये है कि अगर किसी मेंबर कोई मेंबर जो है एब्सेंट रहता है, वो भी तब जब उसके पॉलिटिकल पार्टी लीडर ने बोला है कि आपको प्रेजेंट रहना है या वोट करना है किसी और पार्टी के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ, तो आप अगर एब्सेंट हैं तब माना जाएगा। या फिर आपको बोला जाए कि वॉलंटरी लीव्स द मेंबरशिप पार्टी, ठीक है, मेंबरशिप जो है छोड़ दी जाए आगे बढ़ करके, और वो नहीं माने इस चीज को, तो भी उसको बोला जाता है कि वो डिफेक्शन है। Experience of the past 20 years shows that the Anti-Defection Amendment has not been able to curb defections, but it has given additional powers to the party leadership and presiding officers of the legislatures over the members. अब जो पिछले बीते 20 सालों से एक्सपीरियंस रहा है, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट लाए हैं, उससे क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में बताया गया है। क्या एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पर ये डिफेक्शंस को कर्ब नहीं कर पाए हैं, एज इन रिजॉल्व नहीं कर पाए, बल्कि यहाँ से और ज्यादा पावर मिल गई है पार्टी लीडरशिप को या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है लेजिस्लेचर के, उनको। सॉल्व तो कुछ नहीं हुआ है, पावर्स और ज्यादा हो गई हैं, और पावर्स ज्यादा हो जाने का मतलब होता है दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, क्लियर है डिफेक्शन और क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है इस पैराग्राफ में? No. अब है conclusion. Have you watched the live telecast of the proceeding of the parliament? You will find that our parliament is a truly rainbow of colorful dresses symbolizing different regions of the country. अगर आपने कभी देखा हो लाइव टेलीकास्ट की पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसका टीवी पर, तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो कैसी लगती है देखने में, एक रेनबो ऑफ कलरफुल ड्रेसेस। अलग अलग रीजन से अलग अलग तरह के लोग जो हैं अपने पहनावे को फॉलो करते हुए आते हैं। मेंबर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग। जब काम चल रहा होता है तो वो अपनी अपनी लैंग्वेज जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में बातचीत करते हैं। दे कम फ्रॉम वेरियस कास्ट रिलीजन्स एंड सेक्ट। वो अलग अलग कास्ट रिलीजन और सेक्ट को बिलोंग करते हैं। दे ऑफन फाइट बिटरली। और वो कई बार अक्सर लड़ाइयां करते हुए भी दिखेंगे आपको। Many times an impression is created that they are wasting the time and money of the nation. कई बार इस तरह का impression पड़ता है ये देख करके जब वो काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं देश का। But we have seen in this chapter that these same parliamentarians can effectively control the executive. इस चैप्टर के अंदर हमने यही देखा है कि ये सेम पार्लियामेंट्री के मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस जिनको बोला गया है, वही इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को। दे कैन एक्सप्रेस द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। ये एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग जो इंटरेस्ट है अलग अलग सेक्शन का, अलग अलग समाज को लेकर के, वो भी उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे उठाते हैं। On account of its composition, legislature is the most representative of all organs of the government. अब अगर उसकी composition के हिसाब से देखा जाए तो legislature जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर representatives लेकर के आते हैं हर जो गवर्नमेंट के organs है वहां से।
The sheer presence of members of diverse social backgrounds makes the legislature more representative and potentially more responsive to people's expectations. अब simply यहाँ पे ये लोग present हैं, members जो हैं presence अपनी वहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते हैं लेजिस्लेचर, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उन जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हैं, एज इन अकाउंटेबल हैं. इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, legislature as a body representing the wishes of the people occupies a high position of power and responsibility. अब एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक लेजिस्लेचर जो है वो एक ऐसी बॉडी के तौर पे देखा जाता है जहाँ पे लोगों की इच्छाओं को एक अच्छे पॉइंट पर रखा जाता है, हाई पोजीशन पर रखा जाता है, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोग बाग उनकी चीजों को पूरा करने के लिए. उनको एज एन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पे चुना जाएगा, उनको पोजीशन दी जाएगी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी उठाएंगे. हियर एंड लाइज द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट. यहीं पर जो डेमोक्रेटिक पोटेंशियल है वो दिखता है पार्लियामेंट का, कि कितनी पार्लियामेंट जो है वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है. समझ में आया? कंक्लूजन. किसी को कोई दिक्कत आई है किसी भी टॉपिक के अंदर तो अब आप पूछ सकते हैं, बिकॉज वी हैव टाइम, हमारे पास में टाइम है और आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. बेटा आई एम अनेबल टू हियर यू, प्लीज आप दोबारा ट्राई करें, आवाज आपकी बहुत कट कट के आ रही है. or you can use that chat option to tell me your query or problem. Page 113, read. Okay. Let me just open it. Okay. यहाँ पे ये properly, okay, let's not argue, let's settle the issue through consensus. You support the bill and I will oppose it. Consensus का मतलब होता है आम राय, ठीक है, जो कॉमन राय ली जाती है वो. यही कार्टून के अंदर बताया जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है, बहस नहीं करते हैं, अपनी एक जो अपनी विचारधारा है, एज एन अपने व्यू पॉइंट्स हैं वो लेकर के चलते हैं. कितने लोग मेजोरिटी में हाँ करते हैं, कितने लोग जो है ना करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिसीजन तक पहुंच पाए. तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है. कॉन्सेंसस लिखा हुआ है, उसका मतलब ये होता है कि एक आम राय लेकर के चलते हैं कि कितने लोग इस चीज पर एग्री करते हैं और कितने लोग इस चीज पर विरोध कर रहे हैं. अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल तो आप सपोर्ट कीजिए, मेरे को अपोज करना है तो मैं अपोज करूंगा, देखा जाएगा मेजोरिटी में क्या चीज हो रही है. ये बेसिकली इस कार्टून से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है. अब समझ आया? ओके. एनीबडी एल्स? किसी और को कोई दिक्कत किसी टॉपिक में? यहाँ पे वो जो भी आपको समझ में नहीं आया था खुशी, उसको वापस से रिपीट कर देते हैं, बिकॉज वी स्टिल हैव टाइम, हमारे पास में टाइम है. Okay, ma'am. ओके. ये डिफेक्शन वाला जो था यही समझ में नहीं आया था ना. देयर इज वन मोर वे इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स. एक और तरीका है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है कंट्रोल करते हैं जितने भी मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को. आपने सुना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में. एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बेसिकली वहां पे ये मेंबर्स पे इम्पोज किया जाता है. अगर कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से टिकट लेकर के जीतता है और पार्टी
के इलेक्शन जीतने के बाद में वो उस पार्टी को छोड़ने की बात करता है, तो वो इस चीज के अंडर आएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर। जब हमें हमारे देश को आजादी मिली थी तब काफी समय तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी। फिर फाइनली एक अग्रीमेंट पे साइन कराया गया सारी पार्टीज के द्वारा, और उसमें बोला गया कि एक लेजिस्लेटर जो इलेक्ट हो रहा है किसी पार्टी का टिकट लेकर के, वो उस पार्टी को लेकर के ही बाउंड रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड रहेगा कि वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन ना करे और डिफेक्ट ना करे। An amendment to the Constitution was made, 52nd Amendment Act in 1985. अब ये जो कानून लाया गया था, बेसिकली ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, उसका नाम दिया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जो लाया गया था 1985 के अंदर। दिस इज नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। ये कहलाता है एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। इट हैज ऑल्सो बीन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय द 91st अमेंडमेंट। इसके बाद में इसमें थोड़े और चेंजेस लाए गए। 91st अमेंडमेंट के तहत the presiding officer of the house is the authority who takes final decision on all such cases. अब presiding officer यानी स्पीकर जो होता है, उसको बेसिकली और ज्यादा अथॉरिटी यानी अधिकार दिए गए कि भाई इस तरह के केसेस के ऊपर आप ही फाइनल डिसीजन लोगे। इट इज प्रूव्ड दैट अ मेंबर हैज डिफेक्टेड। अगर ये प्रूफ हो गया है कि कोई मेंबर जो है वो डिफेक्टेड है, देन सच मेंबर loses the membership of the house. इसमें ये भी बताया गया कि अगर कोई प्रूव हो जाता है कि वो डिफेक्टिव है, तो उसको अपनी मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। Besides, such a person is also disqualified from holding any political office like ministership, etc. इसके अलावा वो जब डिस्क्वालीफाई, उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि वो कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस, राजनीतिक ऑफिस जो है, मिनिस्टरशिप हो या कोई और चीज हो जो पॉलिटिकल ऑफिस के अंडर आए, उससे भी उसको हाथ धोना पड़ेगा। तो ये होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके अंदर पहले पास कराया गया इसको फर्स्ट 1985 में, उसके बाद में 91st अमेंडमेंट लाया गया और उसके अंदर ये सारी चीजें भी ऐड की गई। अब क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so we completed this chapter today. We'll discuss the takeaway points and your queries related to this chapter in our tomorrow's class. Please conjure up your problems. We'll discuss that in tomorrow's session. And now we are running out of time, so I'm going to send you a link for your another class. Okay.